अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क में सियासी इंतशारी टोले की कोई जगह नहीं। पाक फौज के तर्जुमान ने साफ साफ बता दिया है, इनफ इज इनफ। सबसे अहम बात जो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो ये थी कि दिल करता है मैं रोज मीडिया से इंटरेक्शन करूं, जिसका मतलब साफ और वाज़ेह है कि अब पाक फौज के खिलाफ बयानियां बनाने वाली मखसूस जमात को पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। और दूसरी अहम बात इस मैसेज के जरिए से इस हुकूमत के लिए भी है कि हुकूमत जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है उस प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने में नाकाम है कि अब खुद तर्जुमान पाक फौज को मैदान में आकर यह कहना पड़ रहा है कि दिल चाहता है कि रोज मीडिया से इंटरेक्शन करूं और उस प्रोपेगेंडे का जवाब दूं, जो इटसेल्फ एक चार्जशीट इस हुकूमत के अगेंस्ट भी है कि हुकूमत पाक फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका मौसर तोड़ करने में बुरी तरह नाकाम है। पाक फौज के तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में बता दिया है कि फौज कसीरुज्जहती, जिसे मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, कि वो ऑपरेशन करेगी जिसमें दहशतगर्दों के अलावा कौमी सलामती के अहम मामलात को नुकसान पहुंचाने वाले अंदरूनी अनासर के खिलाफ भी उनका कला कमा किया जाएगा। ये ऑपरेशन पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई करने वालों के खिलाफ होगा। ये ऑपरेशन डिजिटल माफिया, जिन्हें वो डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, सियासी माफिया, दहशतगर्दों की सहूलतकारी एयानत करने वालों के खिलाफ होगा। ये ऑपरेशन स्मगलर्स माफिया के खिलाफ भी होगा। यानी पाक फौज अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से आनी हाथों से निपटेगी। यही वजह है कि DGISPR ने मानी खेज बात करते हुए कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दों और आम दहशतगर्दों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों किस्म के का निशाना फौज है। ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ क्या कह रहे थे उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। के खिलाफ और फौज की क़यादत के खिलाफ जो बातचीत हो रही है, इसको दो चीज़ों से हमें समझना पड़े। पहली बात है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए, ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्द, इज नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके जरिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, फेक न्यूज के जरिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना, उसको सजाओं नहीं रोकना है। अब देखा जाए तो एक मखसूस जमात के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल है। एक सियासी जमात पर अब पाबंदी लगने की भी बात हो रही है और ऐसे वक्त में पाक फौज के तर्जुमान का यह बयान बहुत अहमियत का हामिल है। यानी अब पाक फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। DGISPR की गुफ्तगू से वाज़ेह हो चुका है कि अब बहुत हो चुका है। इंतशार फैलाने वाले सियासी टोले के साथ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अब जाहिर है सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ नफरत इंगिज़ मुहिम तहरीक इंसाफ चला रही है और इदारों के खिलाफ फर्जा सराई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। और आज PTI के सेक्रेटेरिएट में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर छापा भी मारा गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर ये चीज़ें कॉन्फिस्केट की हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक PTI का डिजिटल मीडिया मरकज़ इसमें इन्वॉल्व है। जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिस इन्फॉर्मेशन है, उसका सेंटर या मरकज़ बना हुआ था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहाँ से कराया जाता था। डिजिटल मीडिया सेल से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। PTI डिजिटल मीडिया सेल से तमाम सबूत तहवील में लिए गए। रऊफ हसन की निगरानी में डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था, जिसके बाद रऊफ हसन को भी गिरफ्तार किया गया है। अब आज DGISPR की जानिब से एक मखसूस सियासी जमात को डिजिटल दहशतगर्द कहा गया। दूसरी जानिब PTI के डिजिटल मीडिया सेल पर पुलिस ने ऑपरेशन भी किया, जिसके बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि अब तहरीक इंसाफ मजीद मुश्किल में आने वाली है। ये वो जमात है जिसने साने 9 मई किया और इदारों के खिलाफ अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। और आज DGISPR ने इस हवाले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि 9 मई के सहूलतकारों को अदालत रिलीफ देगी तो परवान चढ़ती जाएगी। DGISPR ख़ास तौर पे जो जुडिशल प्रोसेस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो इनफेक्टिवनेस है, उस पर क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। ये इसलिए हुआ कि आप कानूनी निज़ाम, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील दे, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि एक सियासी जमात के सबब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पाक फौज को मैदान में आकर जवाब देना पड़ रहा है। अब DGISPR के इस बयान से तो साफ जाहिर हो रहा है कि जब तक 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता तब तक बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। DGISPR ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेहकाम की मुखालफत करने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि माफिया ऑपरेशन की मुखालफत कर रहा है, मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती। इस हवाले से जनरल अहमद शरीफ क्या कह रहे थे, वो भी आपको दिखाते हैं।
कि इंतहाई संजीदा इश्यूज को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। में इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जाए। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने दिया, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें, क्योंकि रियासत इसके खिलाफ खड़ी है, और रियासत इस टेरर क्राइम नेक्सस को, जिसकी जो बेसिस है क्राइम की और टेररिज्म की, उस पर अटैक करना शुरू हो गई है। तो उठाओ मिसिंग पर्सन, चलो अमन मार्च की बात करो और अटैक करो अपनी फौज पे, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट पे, अपनी पुलिस पे। ये काम नहीं करने। अब DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका अगर मफहूम समझा जाए तो बात वाज़े हो गई है कि जो सियासतदानों के करने वाले काम है और सियासी हुकूमतों के करने वाले काम है, वो उसमें भी जो इनफेक्टिवनेस रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज फार एज दहशत गर्दी इज़ कंसर्न, टेररिज्म के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान भी बना, नेक्टा जैसा इदारा भी बना, CTD को भी बनाया गया मगर फॉल नहीं हो सका, नेशनल एक्शन प्लान की 14 निकात पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये सियासी हुकूमतों ने करना था, ये सियासतदानों के करने का काम था। पाक फौज तो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी है, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी पाक फौज के सिपाही जो हैं वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, अफसरान जो है वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। बट इनफ इज़ इनफ नाउ, जो काम आपके करने का है, हुकूमतों के करने का, वो आपने करना है। जो बनू के अंदर हुआ, उसके अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी उसको केटर करने में, काउंटर फाइट करने में नाकाम रही, और अपने लोगों को रियलाइज़ कराने में नाकाम रही कि हमारी कॉमन एनिमी हमारा दुश्मन है, जो हमारी सफ़ों में घुसा हुआ है, घात लगा रहा है। बजाय इसके कि ये किया जाता, बल्कि अपने रियासती इदारों के अगेंस्ट लोगों को तैयार किया गया, ना सिर्फ ऑन ग्राउंड किया गया बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी किया गया। तो लगता तो यही है कि पाक फौज की अब सब्र का पैमाना लबरेज है, और वो तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से कह रहे हैं कि अपना अपना काम करें। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ क्यों आने देते हैं आप जो गैर रजिस्टर्ड मदारिस है मुल्क के अंदर, 32,000 मदारिस है तो 16,000 गैर रजिस्टर्ड हैं। आप पॉलिसी तो बना देते हैं, उसी के मज़दाक के मस्जिद तो बना दी शब्बर में। इमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका, कि जो काम आपके करने का था आपने किया नहीं, और आप गिला हमसे करते हैं, शिकवा हमसे करते हैं। अब आप देख लीजिए कि इसको एक पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने मैं ज्वाइन किया। मैं कायरा साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊं जरा बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, चेयरमैन PTI इस सारे मामले पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। साहब इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के खिलाफ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं, और इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हो। लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया। हमने ये कहा कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है, उस पर इस ईमान को इत्मीनान मिले, हमें ब्रीफ किया जाए, अस्करी की आदत आके ब्रीफ करे। अब अगर सियासी माफिया है, जो इस्तेलाह आज इस्तेमाल की गई, अगर क्राइम टेरर नेक्सस है और फिर डिजिटल दहशत गर्दी और डिजिटल दहशत गर्द कर रहे हैं, तो फिर क्या वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हुकूमती वहाँ पर, अगर वो है आपके पास तो ज़रा चला दीजिए, फिर मैं कायरा साहब की तरफ बढ़ता हूँ। वो कह रहे थे कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, एक पॉलिटिकल पार्टी और मुल्क और कौमी सलामती नहीं चल सकते साथ। वो क्या कह रहे थे ज़रा वो भी, अच्छा चलिए वो रेडी करते हैं। इन द मीनवाइल कायरा साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने भी सुनी होगी। अब उस पर पाक फ़ौज के तर्जुमान ने तो ये भी कहा, मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ मीडिया से इंटरेक्शन करूं, और रोज़ जो है जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसका मतलब इतना ज़्यादा है कि तर्जुमान पाक फ़ौज को कहना पड़ रहा है कि हम खुद आके उसको काउंटर करेंगे। तो क्या समझा जाए कि हुकूमत की भी कहीं ना कहीं कोई इनफेक्टिवनेस है कि हुकूमत रियासती इदारों पर होने वाले अटैक को उस तरह से काउंटर नहीं कर पा रही कि तर्जुमान पाक फ़ौज आके कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है मैं रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ? पहली बात तो ये है कि आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अटैक हो रहा है। अगर अटैक हो रहा है और उस अटैक को रोकने के लिए गाली पड़ रही है, तो क्या जवाब में गालियां दी जाएं? नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो बड़ा मसालेदार होता है, उसके जवाब में क्या नेगेटिविटी फैलाई जाए, या उसकी तादीबी कार्रवाई के लिए उन इक़दाम किए जाए, या वो कानून साजी की जाए। जब उसकी तरफ जाने की कोशिश हुई तो मैं भी और आप भी सब इसके मुखालिफ हो गए। तो ये एक सोशल मीडिया जो है, इसके ज़रिए होने वाली जलगार, वो अफराद के खिलाफ हो, वो इदारों के खिलाफ हो, वो कौम और मुल्क के खिलाफ, सब कुछ चल रहा है ना। इस पे कौन पीछे है, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं किसी जमात को अलग नहीं कर रहा, लेकिन इसके पीछे आलमी कुव्वतें भी हो सकती हैं, मुल्क के अंदर भी हो सकते हैं, सेपरेटिस्ट भी हो सकते हैं, दहशतगर्द भी हो सकते हैं। उसको जब तक हम नहीं रोकेंगे, हुकूमत क्या कर लेगी, वजारत इत्तलात क्या करेगी? जो गाली पड़ रही है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसकी सफाई देंगे ना, वजाहत देंगे। वजाहत तो उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी।
आप बेहतर जानते हैं, आप कम्युनिकेशन में हैं। सो ये एक कहने की हद तक तो अपनी जगह, लेकिन ऐसे कामों के लिए कुछ तादीबी हरकत जो रास्ते हैं, तो कारी साहब, वो भी इसको डिफ्यूज करने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए क्या तादीबी कार्रवाई आप समझते हैं कि इफेक्टिव हो सकती? देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है कह रही है कि हम इसके लिए मखसूस जो चैनल्स हैं या जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे, तो हम कहते हैं फिल्टर ना लगाएं। अगर वो कहते हैं कि मिस यूज़ को हम रोकने के लिए, इसको टेररिज्म में कंसिडर करेंगे, इसके लिए कानून साजी करते हैं, तो हम कहते हैं जी कल आप इसको, ये इसका माजी भी खर है, लेकिन हमारा इत्तेहाद आ जाता है, इत्तेफाक आ जाता है इस बात पे कि जी अगर आपने ये किया तो कल आप लोगों के खिलाफ उनकी जबानबंदी के लिए कानून को इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक मिसट्रस्ट की जो कैफियत है, इसका हल तो निकालना पड़ेगा, और तो नहीं हो सकता ना। रियासती इदारे एक हुकूमत चलाए या दूसरी चलाए या तीसरी चलाए, लेकिन उनकी इस्तेदाद, उनकी कैपेसिटी, उनके अंदर काम करने का जो स्पेस है वो तो हर गवर्नमेंट में एक जितना ही होगा ना। कोई नए लोग तो भर्ती नहीं हो जाएंगे, वो भी हमें देखने की जरूरत। अच्छा सर, एक तो ये पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वैसे टेंडर कर दिया है फायरवॉल के लिए, और शायद उसमें कुछ चीनी टेक्नोलॉजी को भी लेने की बात हो रही है। फायरवॉल तो अब इंस्टॉल होगी, या जो भी इस हवाले से एक काउंटर स्ट्रैटेजी मुरतब की जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि पीटीआई को बैन करेंगे। कल काबीना इजलास होना था, बावजूद मौखर कर दिया गया। मैं अगर आप कहें तो वैसे तो अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा, और उसके बाद इस पर खासी बात हो चुकी है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है कि फिर पीटीआई को बैन कर दिया जाए, जो डिजिटल दहशतगर्दी भी कर रही है और फिर सियासी माफिया भी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस तरह भी इस्तेमाल की गई। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन सका, मैं फारिग नहीं था, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में था, लिहाजा उसके ऊपर मैं बात कोई नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर आप जो फरमा रहे हैं, मेरा तो सिंपल कुलिया है, वो तहरीक इंसाफ हो, कोई और हो, तीसरी जमात हो, इसको एक तरफ रखिए। एक बात वाज़े तौर पे, पहला नंबर पे ये कि जो भी हुकूमती इक़दाम होगा वो अल्टीमेटली अदालत में जाएगा, अदालती हुक्म के जरिए ही उसने फाइनल होना है, अदरवाइज नहीं। दूसरा, ये जो उसका कानून है, अब सवाल ये है कि अगर कोई जमात, अगर एक ग्रुप ये हरकत करता है कि वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालने के लिए तो वो इक़दाम करता है और उसके सबूत आ जाते हैं, तो उन सबूतों के बाद फिर क्या करना चाहिए? क्या उन सबूतों के बावजूद बर्दाश्त करना चाहिए, या वो सबूत अदालत में पेश कर देने चाहिए, अदालत फैसला कर दे? अदालत समझती है कि नहीं ये सबूत नाकाफी है और इससे ये माने नहीं निकलते जो गवर्नमेंट निकाल रही है, तो अदालत छोड़ देगी। दूसरा, जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 के ऊपर तो बड़ा सिंपल व्यू है। आर्टिकल 6 क्यों लगता है? आर्टिकल 6 लगता है कि अगर आइन तोड़ा जाए, आइन तोड़े जाने पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। अब यहाँ पे एक असेंबली तोड़ने का एक ऐसा घिनौना काम किया गया जिसको अदालत, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के कहा कि ये आइन तोड़ा गया है। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। कितना तोड़ा गया है, कितना उस पर कानून लागू होता है, इसकी जज़ा सज़ा क्या है, ये तो बाद में फैसला होगा। लेकिन आइन तोड़ा जाना तो तय हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब ये तो गवर्नमेंट का कहना नहीं है। लिहाजा ये सारी बातें भी ज़हन में रखी है। तो कारी साहब, पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की इम्पोजिशन पर हुकूमत यकज़बान और यकसू है? नहीं, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि इसके बावजूद कि ऐसा है कि उनके पास सबूत होंगे, इसके बावजूद कि जमात के खिलाफ इक़दाम के भी सबूत हों, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन सवालों का जवाब सियासत से ही दें। हम किसी ऐसे हथकंडे से जिसको इंतकामी का रंग दिया जा सके वो इस्तेमाल ना हो, सियासी और जमहूरी तरीके से उसका जवाब दें। ये मुश्किल है, फाशिज्म का जवाब जमहूरी तरीकों से देना मुश्किल काम है। सारी दुनिया आज इस इम्तिहान में पड़ी हुई है। हम तो एक वैसे ही ग्रोइंग सा समाज है, हमारे यहाँ तो इंस्टेबिलिटी बहुत है, रवैयों में भी, इदारों में भी, तो यहाँ तो और मुश्किल है। कहने की हद तक तो ये बात दुरुस्त, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तादीबी हरकतों से, पाबंदियाँ लगाने से मसाइल का हल नहीं निकलता, मसाइल और बढ़ते हैं, और फिर अदालतों में जाएंगे चीज़ें, वहाँ जाने से और चीज़ें बढ़ जाएंगी, और तो और नए रंग इख्तियार कर। कल अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल हुआ कि आर्टिकल 6 के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी
या हुकूमती इत्तेहादी ऑन बोर्ड है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी इस पे ऑन बोर्ड है और पीपल्स पार्टी का कंसेंट शामिल है। तो क्या समझा जाए कि पीपल्स पार्टी ने को गो अहेड दिया है, ग्रीन सिग्नल दिया है नून लीग को जो कैबिनेट में बैठी हुई है? मैं तो जी किसी मीटिंग में नहीं था, तो ऐसी हमारी मीटिंग हुई भी नहीं है। अब अताज साहब कह रहे हैं जिम्मेदार आदमी है हुकूमत के, तो उनका अगर किसी से रब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी में तो उनसे सवाल कर लीजिए। मेरी इतला के हद तक पीपल्स पार्टी में अभी जमात पे पाबंदी या आर्टिकल 6 के हवाले से कोई हुकूमत की तरफ से मशावरत, या जब वो मशावरत करेंगे तो नेचुरली हमारी पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करके इस पे फैसला करेंगे। ये कोई आम इशू तो नहीं है जी। कायरा साहब, मेरा सवाल भी अगला यही है कि पीपल्स पार्टी में हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला किया और आपको ना पता हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी में तो फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सतह पे होते हैं। तो इसका मतलब को पीपल्स पार्टी में भी इस तरह का कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सतह का या पीपल्स पार्टी में कोई जो हतमी उसूली फैसला नहीं हुआ? ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और अगर हुकूमत इस पर कोई इकदाम करती है, अगर हमें अपने एतमाद में लेती है, तो हम अपनी आरा देंगे। मीडिया के जरिए उन आरा को देने से ना तलखी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं उससे एतराज़ कर रहा हूँ। इसलिए कि मैं एक तरफ की बात करूँगा तो दूसरी तरफ नाराज़गी होगी, दूसरी तरफ से करूँगा तो एक तरफ नाराज़गी होगी। सो हमें जो भी राय हो उसके बजाय इसके कि राय को मैदान में आने से या इफेक्टिव होने से पहले उसके खिलाफ एक रवैया खड़ा हो जाए, हमें अपने सवालों को और जवाबों को थोड़े अरसे के लिए रोकना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, आप क्योंकि बड़े सीजन पॉलिटिशियन है सर, फेडरल कैबिनेट में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है और हुकूमत का मतलब का भी ना होता है, या ज़ाहिर है डिसीजन तो कैबिनेट सतह क्या होना है, मशवरा तो आप दे सकते हैं और जाहिर है कुछ सैनिटी अगर प्रिवेल करेगी एट दिस पॉइंट इन टाइम इन हालात के अंदर तो वही मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। तो आपका प्रपोजल क्या होगा? मेरा जी प्रपोजल, मैंने गवर्नमेंट को तो तहमल का कहा है, मेरा प्रपोजल ये होगा कि पीटीआई भी अपने रवैये पे संजीदगी से नजरसानी करे। वो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी के उभार में है या इस इब्हाम में है, उस या जोन में है, इस पॉपुलैरिटी के जोन में वो प्रिंसिपल्स ना छोड़े। वो अगर मुल्क के अंदर जमहूरी रवैये को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो उनको अपने रवैये पे नज़रसानी करके गाली गलौज की सियासत बंद करनी होगी और उनको सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के मुकालमा करना होगा। एक तरफ कहना कि हम फौज की सियासी मदाखलत बंद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप फौज को दावत दे रहे हो कि आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो ये दो अमली नहीं चलेगी। उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है और इधर भी तहम्मुल की ज़रूरत है। अगर हमने ये ना किया तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, आजकल 18 महीने की बहुत बात हो रही है, खासतौर पे फिच की जानिब से जो रिपोर्ट आई कि उसके बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या आप भी ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, उनकी रिपोर्ट जो है, मैंने अभी तक उसकी रिपोर्ट डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी रिपोर्ट एक अमूमी तज्जियों पे होती है। वो कोई उनके लोग यहाँ नहीं बैठे होते, कोई सर्वे नहीं कर रहे होते, वो हमारा जो मीडिया होता है इसी से अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। और हमारा मीडिया बाय एंड लार्ज अंग्रेजी मीडिया जो है वो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है उसी से उन्होंने एक अपनी असम्पशन दी है। और ये प्रपोजिशन, क्या उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत 18 महीने चलेगी या मुझे नहीं पता, लेकिन क्या उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम किए कि ये पॉलिसियाँ जो उन्होंने ऐलान तो किए हैं, अगर अमल दरामद कर लिया तो ठीक हो जाएगा और ये दुरुस्त कदम है, और अगर कदम ना उठाए, अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हुई तो फिर 1.5 साल बाद ये गवर्नमेंट चली जाएगी। तो इस तरह की बातें शायद हुई हो, डायरेक्टली ये नहीं कहा हो क्या होगा। आप ऐसा होता हुआ वैसे देख रहे हैं, आपका तज्जिया क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता हुआ देख रहा मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने गिवन सर्कमस्टांसेस में दुरुस्त इक़दाम किए हैं, उन्होंने फैसले लिए हैं, उस पर अमल दरामद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और अमल दरामद करना, देखिए आपने टैक्स लगा लिए, आप टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किस मशीनरी के जरिए करना चाहते हैं? वही लोग हैं ना जो आज टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वही है ना जो मशीनरी करप्शन के शिकार है, जिसके ऊपर हम शाकी हैं। उसी से काम लेना है ना। क्या नए लोग भर्ती कर लेने हैं अचानक? क्या पहला सारा महकमा खत्म कर देना है? क्या किसी बाहर के मुल्क से लोग इंपोर्ट कर लेने हैं? सो इन्हीं लोगों से काम लेने के लिए आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट को स्पेस देनी होगी, ग्रेजुअली इन आदात से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये कोई स्विच ऑन ऑफ तो नहीं है ना कि कायरा साहब, इस वक्त हुकूमत में 2 बड़ी जमातें बैठी हुई हैं और 2 बड़ी जमातों के 2 बड़े हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब है और दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं। तासुर ये मिलता है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कि आसिफ जरदारी साहब के साथ शायद वो कोई बातचीत नहीं हो रही उस तरह से, और जरदारी साहब के यहाँ भी ये शकवा तो पाया जाता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं है, 2 डिसीजन के मेकिंग के अंदर उनका रोल रहता है या शहबाज शरीफ साहब उनसे पूछते हैं। तो ये गैप मौजूद है, कम्युनिकेशन गैप कहें, ये दूरियाँ क्यों हैं हुकूमत में रहते हुए? मेरा नहीं ख्याल मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में क्या फ़र्क है।
ऐसा कोई दूरियों का अमल नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी जमात को लीड कर रहे हैं और उनको भी चाहिए, मियाँ साहब को भी, कि वो भी अपने इत्तेहादियों से और दीगर जमातों से वो विंडो खोलें ताकि कोई मज़ाकरात का अमल, जो एतमाद साजी का अमल जो है वो हो सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कर रहे हैं मशावरत, तो वो भी तो मुस्लिम लीग ही कर रही है, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। सर, जरदारी साहब लाहौर में आए तो इस्तकबाल करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं गई, और फिर जाहिर है वो कोई शायद इस तरह का शिकवा भी था कि अगर इशाइये पर बुला लेते या वेलकमिंग एटीट्यूड होता सदर पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा होता, और एक गुडविल जेस्चर तो है ही, फिर आप इत्तेहादी भी हैं और बड़ा सिंबॉलिक भी है, ये नहीं हो सका। जी बेहतर होता, यकीनन। उस दिन वो पाकिस्तान में थी और उन्हें पता था कि सदर साहब आ रहे हैं, अगर वो अपना मसरूफियात को तर्क करके वहाँ तशरीफ़ लाती तो एक अच्छा होता। वैसे भी वो जरदारी साहब उनको बेटियों की तरह समझते हैं, और एक बड़े के तौर पे और एक सदर के तौर पे और उनके इत्तेहादी के तौर पे उनका होना ज़्यादा अच्छा तासुर होता। कम से कम ये सवालात तो ना उठते लोगों में, ये जो पहले से ऑलरेडी कई बातें हैं मुल्क के अंदर, तो ये कम से कम सवाल तो ना उठ रहे हो। तो कायरा साहब, फिर ये शुकूक व शुबहात तो जायज़ है ना, फिर हमारा सवाल तो जस्टिफाइड है कि नहीं होते, ये शुकूक नहीं होते, लेकिन मैंने सहवन ऐसा कर दिया तो एकदम मैं उसकी नीयत पे शक करूं कि उसकी नीयत ही दुरुस्त नहीं है, ये मुनासिब नहीं। तो आने वाले दिनों में हम कोई दोनों बड़ों की मुलाकात होते हुए देखेंगे? होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इस हवाले से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है क्या आपस में? नहीं, मिलते रहना चाहिए। सियासी कुव्वतें बैठेंगी, आपस में मशावरत करेंगी, एक दूसरे के साथ अपना। सर मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ कता कलामी के लिए माजरत कि जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया ना कि हुकूमत बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। जाहिर है हुकूमत में ऐसा क्या है कि जो जरदारी साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जरदारी साहब ने जो बात उस मीटिंग में कही थी, मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को मुखातब करते हुए, क्योंकि वहाँ उनके अपने लोग ही थे और वहाँ कोई मीडिया नहीं था, तो अगर हमारे साथ पंजाब के अंदर सूरत हाल है, उन्होंने कहा मैं पार्टी को मुनज़्ज़म करूँगा, मैं चाहता हूँ पार्टी ऑर्गेनाइज हो, पार्टी को बेहतर करे, हम सबको कहा, तो उसके लिए सारी पार्टी को, सब लोगों को सर जोड़ने चाहिए। और हमने माजी में हुकूमतें बनाई हैं, हमने हुकूमतें चलाई हैं, हम बेहतर हुक्मरानी कर सकते हैं, हम लोगों को बेहतर रिलीफ दे सकते हैं। तो ये बातें तो वो है ना, हर वो बंदा जो अपनी जमात के अंदर बैठा होगा, अपने लोगों को, अपने कारकुनों को मुखातब करेगा, तो उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बातें तो करेगा, लेकिन उसमें कतन ये बात नहीं कही गई। कायरा साहब सर क्विकली, सर वेरी क्विकली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, देखिए शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू तो हम सुन रहे हैं, चेयरमैन साहब जो है वो मंजरनामे से खासे गायब है, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तो मीटिंग तो तभी होगी चेयरमैन साहब जब वो चेयर करने के लिए मौजूद होंगे। तो बिलावल साहब इस सारे मंजरनामे से एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हालात बड़े गैर यकीनी से हैं तो कहाँ है सर? बिलावल साहब अपने शेड्यूल के मुताबिक कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनकी मसरूफियात थी, वहाँ है। और आज के इस दौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग या कोई भी मीटिंग जो है, वो तो इस डिजिटल दौर में, मैं अपने घर में बैठा आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ, मेरी तस्वीर भी चल जाएगी, वहाँ भी ऐसा होता है आजकल, तो ये टूल्स मौजूद है। ठीक, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बन्नू वाक़े से मुताल्लिक भी कुछ विजुअल्स दिखाए गए, कुछ क्लिपिंग्स दिखाई गई और बताया गया कि कैसे एक प्रोपेगेंडा किया गया और पाक अफवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। मुसल्ला लोग इस अमन मार्च के अंदर थे जो इस अमन को सबूताज करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि पाक फ़ौज के साथ KP गवर्नमेंट मिल के इस सारे मामले के ऊपर कंसेंसस डेवलप करे ताकि काइनेटिक डोमेन के अंदर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं वो जारी रहें। लेकिन वहाँ से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है और जो रियासत के लिए कम से कम उसकी मफाद में नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो नंबर्स DGI-SPR ने रखे हैं कि कितने ऑपरेशंस हुए, कहाँ हुए और कितने जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जामे शहादत नोश कर गए, ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो क्या अब भी जो है वो कंडेम करेंगे या नेगेट करेंगे इस ऑपरेशन को या इस स्ट्रैटेजी को? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तमीम नकवी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नकवी साहब, अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है और शायद जितनी ज़रूरत अज़्म इस्तेहकाम की आज है शायद ही पहले कभी हो। इन नागुज़ीर हालात के अंदर आप अब भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत करेंगे? कि PTI का जहाँ तक ताल्लुक है, PTI हर दहशतगर्दी के ऑपरेशन के फेवर में है एज लॉन्ग एज वो दहशतगर्दी तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो और उसका मकसद दहशतगर्दों को ख़त्म करना हो। अगर दहशतगर्दी के ख़त्म करने के लिबादे में टारगेट कुछ और लोग किए जा रहे हों जिनका ताल्लुक ना हो दहशतगर्दी से,
जैसे आज रऊफ हसन साहब को पकड़ लिया गया, हमारे वक्कास को पकड़ा गया जिसको घर से लेके गए और FIR में काटा गया कि जी वो ये कर रहा था और वो ये कर रहा था और ये वो कर रहा था। ये तो ब्रदर नहीं चलता ऐसे में। अच्छा देखिए नकवी साहब, these are two entirely different things now। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहता हूँ इसके अंदर। सर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूँ। देखिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सर मेरा सवाल ले लीजिएगा, मेरा सवाल इसी से मुताल्लिक है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नो मैटर व्हाट, वो PTI है या कोई और है, अगर वो ये कहे कि हमारा लीडर हमारी रेड लाइन है और कौमी सलामती शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा लीडर इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं होगी। जाहिर है कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क से ऊपर या कौमी सलामती के मसले से ऊपर नहीं हो सकती सर। इसलिए इस मामले को अलग रखिए, कौमी सलामती के मैटर को अलग रखिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप मुझे हिदायत दे रहे हैं या मेरे ओपिनियन चाह रहे हैं? सर आपने जो जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारी का मामला है, देखिए रिस्पॉन्ड किया, मैंने क्या कहा है? मैंने तो कहीं अपने लीडर का जिक्र नहीं किया। सर, लीडर का जिक्र आप फौज के कहने पे लेके आ रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम का ताल्लुक इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों के साथ कैसे है? सुन लीजिए मेरा रिप्लाई। आई हैव नेवर मेंशन्ड इन माय रिप्लाई एनीथिंग अबाउट इमरान खान। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ट्रेंड नहीं बनाती रही कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कहती कि हमारे मुकदमात पहले हैं, हमारी गिरफ्तारियां पहले हैं? आप ये पूछें क्या PTI कहती है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? मुल्क का हमारी कौमी सलामती से क्या ताल्लुक है? तो क्या कौमी सलामती आपकी रेड लाइन नहीं हो सकती सर? रेड लाइन है सर, कौमी सलामती आपकी रेड लाइन नहीं है? मेरी रेड लाइन है। पाकिस्तान में आईन का फॉलो करना मेरी रेड लाइन है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो हमारी रेड लाइन है। हमारी सिर्फ एक रेड लाइन नहीं है, हमारे पास लोगों के मैंडेट को वापस दिलाना भी हमारी रेड लाइन है। कि ये कोई तुक की बात नहीं होती कि आप जो है लोगों की मर्जी को चुरा लें और फॉर्म 47 अपनी मर्जी से इशू कर दें। ये किसने इजाजत दी है आपको करने की? अज़्म इस्तेहकाम का ताल्लुक रऊफ हसन की गिरफ्तारी या अहमद वकास जंजुआ की गिरफ्तारी के साथ क्या है सर? ये जो हवा में ताली मार रहे हैं ना हाई फाइव लेने के चक्कर में, ये छोड़ दें। जो उस काम सियासतदानों का है, जो हुकूमत का है, वो हुकूमत को करने दें। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरा देखिए ना, सर आई वांट यू टू रिस्पोंड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर सर। स्मगलिंग को रोके, आप जो है दहशतगर्दों को मुल्क के अंदर ना आने दिया जाए, वो सब उनके काम है। हम उनकी हर कुर्बानी को सराहते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रोकना फौज का काम है। मुझे बताइएगा कि अगर गैर रजिस्टर्ड मदरसे हैं, मुल्क में 32,000 मदारसे और 16 गैर रजिस्टर्ड है, तो क्या रजिस्टर करना फौज का काम था? नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कराना फौज का काम था? नेक्टा को फॉल करना फौज का काम था? सीटीडी को इफेक्टिव बनाना फौज का काम था सर? जब PTI पावर में थी, दहशतगर्दी कम हुई थी तमाम पिछले रिकॉर्ड से। ये 3 साल के अंदर जो दहशतगर्दी बढ़ी है, वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमतों को इमाम पे मुसल्लत करने की वजह से बनी है। PTI ने TTP के 4,000 दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा सर? क्या ये PTI की हुकूमत में नहीं छोड़े गए? आपके पास कहीं उनके माथे पे लिखा हुआ है कि वो दहशतगर्द हैं? मेरे पास वो वायदा है, लोग नहीं हो सकते। मेरे पास वो एग्रीमेंट है जो आपने TTP के लोगों के साथ किया। हो चुके थे। अभी तो आप यास्मीन राशिद को भी दहशतगर्द कह दें, जो पाकिस्तान की फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ रह चुकी हैं, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की 35 साल खिदमत की है। अब उनको जब वो उनकी उम्र 75 साल हो जाए तो आप उनको दहशतगर्द कह दीजिए। सर अगर आप अपनी सियासत से बालातर होके बात करें तो मैं नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे बात करूं ना सर। दहशतगर्दी के 4 मुकदमों में डाला हुआ है। मैं पाकिस्तान का टैक्स पेयर हूं, मैंने अपनी जिंदगी जो है सर्व की है। आप मुझे दहशतगर्द कर दें और उसके बाद अगर मुझे रिहा कर दिया जाए तो फिर कहा जाए कि ये आपने दहशतगर्दों को रिहा कर दिया। अब मेरा सवाल ले ले सर, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। पॉलिटिकल लोगों को कहना कि दहशतगर्द है या गद्दार कह देना, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मेरा ताल्लुक उस काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के साथ है जो हकीकी दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है, जो वेस्टर्न बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और एक सूबा उसकी जद में है, हमारी सिविलियन जो आबादी उसका निशाना बन रही है। व्हाई डोंट वी आइडेंटिफाई and just develop a consensus कि we have to fight against our common enemy sir, which is TTP, which is banned outfit। उस पर हम consensus develop क्यों नहीं कर सकते? फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेरा सवाल तो ये है सर। फौज को फैसला करना है कि पहले वो डिस्टिंग्विश कर ले कि देयर आर नो गुड और बैड तालिबान।
ये जो गुड तालिबान की थ्योरी है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थ्योरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसके खिलाफ है। सर, यू ब्रॉट दिस टू पाकिस्तान बाय द वे सर। सारे तालिबान को क्या कहते हैं नाम, सारे तालिबान को गुड। नकवी साहब, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। अब गुड और बैड तालिबान की तो जो इस्तिलाह है वो जिसने मुतारिफ कराई, लेकिन आपने तो तखसीस ही ख़त्म कर दी। जब तालिबान ये रजीम चेंज हो रहा था अफगानिस्तान में, तो उस वक्त पीटीआई थी जो शादियाने बजा रही थी और सेलिब्रेट कर रही थी कि वहाँ पर हमारी हुकूमत बनने जा रही है, और इस तरह का पोस्टरिंग और तासुर और ऑप्टिक्स तो आप की थे हुकूमत के थे। IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये IPPs अवाम का खून चूस रहे हैं, और ये कैसे खून चूस रहा है और अवाम पर किस तरह से इसका बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, इस मुतालिक साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए, जिनको सुनकर लर्जा तारी हो जाता है। गौहर एजाज की बकौल रवा साल के पहले 3 माह के दौरान खुद मुख्तार पावर प्रोड्यूसर्स को 450 अरब रुपए की भारी अदायगियाँ की गई, जबकि मुख्तलिफ IPPs को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब 150 अरब रुपए अदा किए गए। गौहर एजाज की बकौल IPPs में से आधे प्लाट्स 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। बिजली पैदा नहीं करते, 10 अरब माहाना पहुंच जाता है। गौहर एजाज मजीद कहते हैं कि हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार ना करे, सारिफीन के साथ ज्यादती ना की जाए। वो मजीद कहते हैं कि 106 में से 50% प्लाट्स ऐसे हैं जो कि 10% माल बना रहे हैं, और उनमें से 25 ऐसे हैं जो सिफर पर चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी की मद में अदायगी हो रही है। गौहर एजाज साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं। अगर वो 106 का आधा 53 बनता है, 25 ऐसे हैं जो जीरो पे चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। मैं कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते हमारा मुल्क अब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ये 2.8 ट्रिलियन की बात करना शुरू हो गए हैं। मेरा तो पूरी डिफेंस का बजट 2.2 ट्रिलियन है, जो चल ही नहीं सकते। जो 20 साल में उन्होंने 50 अरब रुपए लगाया था, 40,000 करोड़ प्रॉफिट कर चुके हैं। यहाँ पे एक एक प्लांट को हजार करोड़ बंद प्लांटों को दे दिया जाता है, कहते हैं एग्रीमेंट है। ये हमारे एनर्जी सेक्टर का नासूर है। इसको जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगा कौन, करना कौन चाहता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की या तो पुष्पनाई कर रहे हैं, या खुद IPPs वो प्लांट्स रखते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें अशराफिया बैठी हुई है। वो अशराफिया जो आवाम से पैसे लेती है और बिजली के बिलों की सूरत में हर महीने जाते हैं, और आम आदमी रुल जाता है, लेकिन वो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता। मैं चाहता था कि आज आम आदमी की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते दिखाते कि आम आदमी इस हवाले से जो बिजली का बिल लेके खड़ा हुआ और वो कहता है कि किसी ने अपनी मोटर बाइक बेच दी है, किसी ने अपने घर का रूम कूलर बेच दिया है कि जिससे वो गर्मी कम से कम दूर कर सकता था, बच्चे उसके कुछ चैन की नींद सोते थे, वो 2 गुर्दे लेके खड़ा हुआ है कि अब यही रह गया है, फिर अपना आप बेच दें और बिजली के बिल अदा करें। अगर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से जान छुड़ानी है तो जो गौहर एजाज साहब कह रहे हैं 40 खानदानों की बात करो और अशराफिया की बात करें, यकीनन ये टॉप पे चेंज लाना पड़ेगा, तभी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर, जो औरतों के हवाले से मुतनाज़े बयानात की वजह से खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं, उनके साथ एक अनोखी वारदात हुई जो सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया की तवज्जो का मरकज़ भी बनी हुई है। मामला कुछ यूँ है कि खलीलुर रहमान कमर को ड्रामा बनाने के बहाने आमना उरूज खातून लूट लेती है। खलीलुर रहमान कमर की बकौल रात 12 बजे एक नामालूम नंबर से कॉल आती है और कॉल करने वाली खातून अपना नाम आमना उरूज बताती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इंग्लैंड से आई हूँ और आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ। खलीलुर रहमान कमर की बकौल, जिसके बाद खातून उन्हें एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन भेजती है और खलीलुर रहमान कमर 4:40 पर वहाँ पहुँच जाते हैं। खलीलुर रहमान कमर अपने बयान में मजीद बताते हैं कि आमना उन्हें कमरे में बिठाती है तो उसी दौरान दरवाजे की घंटी बजती है। खातून कहती है कि कोई डिलीवरी बॉय आया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही जदीद असले से लैस तकरीबन 7 अफराद अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो खलील साहब की तलाशी लेते हैं और उनका पर्स, उनका आईफोन और गन पॉइंट पर ATM कार्ड जो है वो लेकर 2,67,000 रुपये निकलवाते हैं। बकौल पुलिस 2,87,000 रुपये निकलवाए जाते हैं और फिर उन्हें अगवा करके उनसे 1 करोड़ का तावान मांगा जाता है। अब मुख्तसर ये कि बाद में डाकू उन्हें नामालूम जगह पर ले जाते हैं, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अब खलील साहब अपनी ज़बानी भी ये वाक़या बताते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें खलील रहमान कमर ने एक झलक आपके सामने रखता है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, अंदर दाखिल होता हूँ, अब भी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स
गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आप। अब इस वकूए पर खलीलुर रहमान कमर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से मौके पर मौजूद सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवालात किए। उनके जहनों में कुछ सादा सवाल थे कि खलीलुर रहमान कमर साहब 4 बजे उस औरत के घर पर क्या लेने गए थे, और फिर बहुत सारी ऐसे शुकूक व शुबहात जो जन्म लेते हैं इस वकूए के ऊपर, कि सारे सवाल आज बड़े तुंदो तेज़ किस्म के हुए। तो खलीलुर रहमान कमर साहब के पास अपने दफ़ा में कहने को क्या था, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। ऐसी मैं 10 दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं। 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। मैं वहाँ इस सारे मामले पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो बैठे हुए थे इमरान केशवर साहब, पुलिस इस पर क्या कर रही है, ज़रा उनका वर्जन भी आपको सुनवाते हैं। 2 दफ़ा इनसे बात हुई और उसके बाद एक मीटिंग का टाइम तय हुआ और 15 तारीख की रात को ये वहाँ पे मीटिंग के लिए खलीलुर रहमान साहब गए। वेपन्स के साथ इनको गन पॉइंट पे उन्होंने कहा कि हम आपको अगवा कर लेंगे, अदरवाइज़ आप अभी 1 करोड़ रुपया मंगवाएं, और इनसे 1 करोड़ रुपये भत्ते का मुतालबा करना शुरू कर दिया। जब ये मुतालबा उनका पूरा ना हो सका, ATM भी उन्होंने छीन लिया, इनका मोबाइल भी छीन लिया। और प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।